नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रतिमा, समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो अग्निवीरों से संबंधित है। अग्निवीरों को लेकर इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है वो ये कि BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण मिलेगा। BSF भर्ती में आयु सीमा में भी राहत मिलेगी अग्निवीरों को। CISF भर्ती में भी 10% का आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को। CISF में फिजिकल टेस्ट में भी छूट दी जाएगी अग्निवीरों को। अग्निवीरों के लिए एक नया प्रावधान किया गया है जिसमें CISF में भी फिजिकल टेस्ट में छूट दी जाएगी अग्निवीरों को। इसके अलावा 10% आरक्षण मिलेगा। BSF में भी भर्ती में आयु सीमा में छूट मिलेगी, उसमें राहत दी जाएगी। साथ ही भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण मिलेगा। तो BSF और CISF दोनों में 10% का आरक्षण। इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट दिए जाने की बात की जा रही है और फिजिकल टेस्ट में CISF में छूट देने की बात है। तो अग्निवीरों को अलग अलग प्रावधानों के जरिए कैसे, तब जबकि उनका अग्निवीर का कार्यकाल खत्म होगा, उनको कैसे दूसरी नौकरियों पर में शामिल किया जा सकता है और कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाई जा सकती है, उसको लेकर ये बड़े फैसले किए जा रहे हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित। ये देखिए, अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा रहा है राजनीतिक तौर पर और इसके इर्द गिर्द बहुत राजनीति होती रही है। अब अलग अलग, पहले हमने हरियाणा सरकार को देखा कि उन्होंने कई प्रावधान किए ताकि अग्निवीरों को नौकरियों में तरजीह दी जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनको अग्निवीर का जब उनका कार्यकाल खत्म होगा तो उनका एक भविष्य हो। अब इसी के तहत हम देख रहे हैं CISF और BSF में भी इस तरह की छूट की बात की जा रही है। देखिए, बिल्कुल नासिब, आपको याद होगा कि जब 2022 के अंदर इसको रिलीज किया गया था तब रक्षा मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय ने इस बात को कहा था कि वो भी अग्निवीरों को अलग अलग पैरामिलिट्रीज में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फिल करेंगे। और उसी के बाद अभी देखिए कि पहले CISF, उसके बाद SSC, यहाँ तक कि CRPF और अब BSF की तरफ से भी कहा गया कि 10% अग्निवीरों को जगह दी जाएगी। मेजर कंसर्न हमेशा सुमेरा यही रहा है कि आखिरकार 4 साल के बाद अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा, आखिरकार उनको कहाँ ऐसी नौकरी मिलेगी। तो उसके लिए सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये कुछ रिजर्वेशन रखी है। आपको याद होगा कि 25% से ज्यादा की रिजर्वेशन कहा गया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री, इसके अलावा 10% की जो रिजर्वेशन है CISF या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से कही गई है कि देखिए 10% हम भी लेंगे, 10%। तो निश्चित तौर पर एक तरीके का ये दिखाने की कोशिश नहीं है कि जो अग्निवीर जो 4 साल के अंदर ट्रेन किया जाएगा, जिनकी ट्रेनिंग पर, जिनकी साजो सामान पर भारत सरकार खर्च करेगी, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस और सरकारी महकमों में तवज्जो दी जाएगी ताकि उनके लिए एक भविष्य तैयार किया जा सके और उनको डिपार्टमेंट्स को, पैरामिलिट्री को ट्रेन सोल्जर्स या ट्रेन फोर्सेस मिल सके। जी सुमित, जो संशय उठाए जाते रहे उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। नेपाल के काठमांडू में आज एक बड़ा विमान हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। विमान हादसे की तस्वीरें एक बार फिर देखिए। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह विमान आसमान में लहराता हुआ दिखता है। उसमें आग लगी होती है। कर्मचारी ये देखकर घबरा जाते हैं और फिर अचानक ये विमान रनवे के पास गिर जाता है। नीचे गिरते ही काले धुएं का गुब्बार उठता है। पूरा विमान आग की चपेट में आ जाता है। विमान का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। बताया जाता है कि शौर्य एयरलाइंस के इस विमान ने रनवे 2 से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से टेक ऑफ करते ही कुछ देर बाद विमान में आग लग गई। जमीन पर गिरते ही आग और धधक उठी। चारों तरफ इमरजेंसी सायरन की आवाज आने लगी। पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि शौर्य विमान में 15 यात्री समेत 4 क्रू मेंबर सवार थे। रेस्क्यू टीम ने प्लेन की आग बुझा दी, लेकिन इस हादसे में 18 लोगों की जिंदगी भी खत्म हो गई। प्लेन के एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस हादसे के बाद एहतियात बरतते हुए त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग को लखनऊ और कोलकाता की तरफ डाइवर्ट किया गया है। खबर दिल्ली से है। यहाँ स्पाइडरमैन का वीडियो वायरल है। द्वारका की सड़कों पर स्पाइडरमैन की ड्रेस में स्टंट करते हुए ये तस्वीरें सामने आई है। स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठकर बनाया गया है ये वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद पुलिस की कार्रवाई हुई है। नजफगढ़ के रहने वाले आदित्य के तौर पर पहचान हुई है इस स्पाइडरमैन की। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गाड़ी पर सवार होकर स्पाइडरमैन की ड्रेस में ये शख्स इस तरह से स्टंट करता हुआ नजर आया है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ, ये द्वारका की सड़कों का वीडियो है, और जब ये वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल है। नजफगढ़ के रहने वाले आदित्य के तौर पर इस स्पाइडरमैन की पहचान हुई है जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है।
आइए बढ़ते आगे, अब आपको दिखाते हैं गुजरात के पोरबंदर और राजकोट का हाल, जहां इंसान ही नहीं भगवान भी पानी में कैद हो गए। सदाशिव भगवान का शिवलिंग पानी में डूबा है। नंदी महाराज खड़े दिख रहे हैं। इंसान ही नहीं भगवान का घर भी इस बारिश से अछूता नहीं है। राजकोट की ये तस्वीरें हैं जहां धोराजी पंचनाथ मंदिर में बाढ़ आ गई। परिसर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पानी ना हो। भक्तों के आने के रास्ते भी बंद हैं। देवी देवता भी जैसे बाढ़ से घिरे हैं। देखिए मंदिर का गेट भी किस तरह पानी में डूबा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रास्तों का क्या हाल होगा। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। बाढ़ की ये विनाश लीला है। ऐसा लगता है जैसे समंदर पोरबंदर तक पहुंच गया है। दूर दूर तक सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे और पेड़ के शिखर ही केवल दिख रहे हैं। पक्षियों का ये सहारा भी कब छिन जाएगा कह नहीं सकते। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हालात प्रलय जैसे बन गए हैं। 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से स्थिति बद से बदतर हो गई है। कई गांवों का संपर्क कट गया है। लोग पानी से घिर गए हैं। गांव से निकलने के लिए लोग ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। देखिए इस शख्स ने ट्रैक्टर के जरिए अपने ई रिक्शे को बाढ़ में बह जाने के डर से कैसे बाहर निकाला। और गुजरात के भरूच में कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं। आंवला खादी इलाके में एक बाइक सवार की जिंदगी सांसत में पड़ गई, जिसे पुलिस के जवान और गोताखोरों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। इसी को कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। इस झाड़ी का सहारा ना होता तो शायद अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता था। पानी का तेज बहाव है, झाड़ी भी मुश्किल में है। वो न जाने कब जमीन छोड़ दे और पानी की धारा के साथ बह निकले। यानी मुश्किल इधर भी है और उधर भी। आसमान से बारिश जारी है, पानी लगातार बढ़ रहा है। खतरे में जान है, लेकिन जिंदगी की इस जंग में झाड़ी मेहरबान है। पानी में फंसे होने की खबर के बाद पुलिस के साथ गोताखोरों की टीम पहुंचती है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। मोटे रस्से के सहारे एक शख्स हेलमेट पहने शख्स के पास जाता है। पानी का बहाव इतना तेज है कि हिम्मत जुटानी पड़ रही है। अब देखिए ये दूसरा शख्स किनारे से इस पेड़ तक जाता है और फिर कुछ लोग उसे हौसला देते हैं और वो तैरकर युवक तक पहुंचता है। अब तीनों पानी से घिरे होते हैं और फिर हौसला अफजाई शुरू होती है। पकड़ो, टायर पकड़ो। भरूच के आंवला खादी में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की भी धड़कनें तेज हैं। किसी तरह ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाए। आखिरकार इस शख्स को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। भरूच में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। अब आपको गुजरात के भरूच के शहरी इलाकों का हाल दिखाते हैं, जहां बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भर गया। गुजरात में भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। तस्वीरें भरूच की, जहां अंडरपास में कई फीट पानी भर गया और लोग इसी जलभराव के बीच में आवाजाही करते दिखे। शहर का शायद ही ऐसा कोई इलाका बचा था जहां से भारी जलभराव की ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। निचले इलाकों में इतना ज्यादा पानी भर गया कि घरों के अंदर तक ये पानी आ गया और घरों में रखा सामान भी पानी में डूब गया। लगातार हो रही बारिश के बीच पानी निकासी की कोशिशें नाकाम दिखी। शहर की मुख्य सड़कों पर इतना भारी जलभराव देखने को मिला कि जो कुछ गाड़ियां इसमें खराब भी हो गईं, दिन के समय लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते दिखे। गुजरात के कई जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी है। अलर्ट को देखते हुए मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समंदर में न जाने की सलाह दी गई। गुजरात में अब तक औसत से 5% ज्यादा बारिश हुई है। गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने। जूनागढ़ में भी बारिश के चलते निचले इलाकों में हालात बिगड़ गए। प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने में जुटा है। गुजरात के नवसारी में भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। देखिए TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो दृश्य दिख रहा है वो नवसारी शहर के नज़दीक से बहने वाली पूर्णा नदी का दृश्य। 23 फुट उसकी भयजनक सपाटी है। खतरे के निशान से नज़दीक बह रही है, जिस वजह से लेकर नवसारी शहर का जो निचला इलाका है वहाँ से लोगों को स्थलांतरित करने की तैयारियां की गई है। खासतौर पर ये दृश्य दिख रहा है पूर्णा नदी का दृश्य। नवसारी शहर के नज़दीक से बहने वाली पूर्णा नदी जो है खासतौर पर डांग, बलसा, सूरत और तापी जिले में पड़ने वाली बारिश की वजह से इस तरह का मंजर यहाँ पर होता है और जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी दिखता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानिक, उनसे बात करेंगे और ख़ास तौर पर किस तरह का मंजर यहाँ पर खड़ा हुआ है, किस तरह का बाढ़ का हालात यहाँ पर बना हुआ है, उससे बात करेंगे। तो किस तरह का हालात यहाँ पर बना हुआ है खास? ये जो नवसारी शहर के करीब से जो बह रही है पूर्णा नदी, खतरे के निशान से ऊपर है, उफान पे है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में धसान नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से 58 लोग इसमें फंस गए। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित बचाया। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीर है, जहां धसान नदी में अचानक तेज बहाव के चलते 58 लोग फंस गए। ये सभी लोग कई घंटे तक टापू में फंसे रहे। जहां ये लोग फंसे थे वो जगह जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर है। तेज बहाव के चलते किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें बचाया जाए। प्रशासन को खबर मिली तो एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद टापू पर फंसे चरवाहों को सुरक्षित बचाया गया। दरअसल एमपी के छतरपुर जिले के घुआरा क्षेत्र के गांव कोटोरा के पास धसान नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से नदी के उस पार गए 58 चरवाहे और मजदूर बाढ़ में फंस गए। बताया जा रहा है कि नदी के टापू नुमा स्थान पर मंदिर भी है। मंदिर पर निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर वहां अपने मवेशी चराने के लिए नदी को पार करने गए थे। अचानक धसान नदी में उफान आ गया, जिससे टापू पर 58 लोग फंस गए। बताया जा रहा है कि कल दोपहर से ही 58 लोग नदी के उस पार टापू नुमा स्थान पर फंसे रहे। शाम करीब 7 बजे एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी चरवाहों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और मध्य प्रदेश के कटनी जिले में करीब 20 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे कटनी मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क कट गया है। ये सकरीगढ़ महानदी पर बना सड़क पुल कटनी मुख्यालय से कई गांवों को जोड़ता है, लेकिन अब पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बावजूद इसके गणेशपुर, कुम्हरवारा, लोहरवारा, सकरीगढ़ समेत कई गांवों के लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। पानी के तेज बहाव से बचने के लिए लोग झुंड में एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाते देखे जा सकते हैं। पिछले करीब 20 घंटे से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की छाती तक पानी आ गया है, लेकिन जरूरी होने की वजह से वो इसे भी पार करके जाने को मजबूर है। कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं, घरों में भी पानी घुस गया है। कटनी के कई इलाकों में पानी तेज रफ्तार से सड़कों पर बह रहा है। सड़कें नदी बन गई हैं। निचले इलाके में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है। कई लोग घर छोड़कर ऊंची जगहों पर जा चुके हैं। आफत के बीच लोगों का संघर्ष जारी है। कई जगहों पर पानी के तेज बहाव की वजह से पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे रास्ते बाधित हो गए हैं। मौसम विभाग ने कटनी समेत मुरैना, सीहोर, विदिशा, रायसेना और सागर में 48 घंटे तेज बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कथावाचक पंडित गोपाल कृष्ण महाराज को कथा सुनाते हुए अचानक हार्ट अटैक आ गया। 60 सेकंड में खबर जानिए। हार्ट अटैक से मौत के मामले लगातार सुर्खियों में हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध कथावाचक भगवताचार्य पंडित गोपाल कृष्ण महाराज का निधन भी हार्ट अटैक से हुआ है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच पर पंडित गोपाल कृष्ण महाराज बैठकर आराम से भजन गा रहे हैं और मंच के सामने पंडित जी के भजन पर भक्त नाचते दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि थोड़ी देर बाद पंडित गोपाल कृष्ण महाराज चुप हो जाते हैं। मंच से आवाज आनी बंद हो जाती है तो नाचते हुए भक्त मंच की ओर देखने लगते हैं। पंडित जी की हालत देखकर लोगों को आभास हो जाता है कि उनके साथ सब कुछ सामान्य नहीं है। लोग मंच की ओर भागते हैं और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो जाता है। पंडित गोपाल कृष्ण महाराज राजगढ़ में अपने गुरुजी के समाधि स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा करने गए हुए थे, जहां भजन गाते गाते मंच पर ही हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। पंडित जी के पार्थिव शरीर को उज्जैन ले जाया गया, जहां दमदमा से उनकी शव यात्रा निकाली गई। और इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद से। यहाँ सिटी पुलिस ने एक लड़की को सुसाइड करने से रोक लिया है। यहाँ वातवा सिटी पुलिस ने एक लड़की को सुसाइड करने से रोक लिया है। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने लड़की को खुदकुशी करने से रोका। लड़की चौथी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पुलिस पहुंची और काफ़ी मशक्कत के बाद इस लड़की को यहाँ से कूदने से रोका। ये अहमदाबाद की घटना है। वातवा पुलिस यहाँ पर पहुंची और ये लड़की जो खुदकुशी करना चाहती थी उसे रोक लिया। हमारे साथ अहमदाबाद से TV9 भारतवर्ष संवाददाता यूनुस काजी जुड़ गए हैं। यूनुस, क्या जानकारी मिल पाई? पहले तो ये बताइए कि किस तरह से रोका गया इस लड़की को, पुलिस ने क्या कुछ किया उसे बचाने के लिए? अहमदाबाद के वटवा इलाके में गणेश फ्लोरा अपार्टमेंट के चौथे माले पे 21 साल जो लड़की थी वो सुसाइड की कोशिश कर रही थी। आसपास के लोगों ने तुरंत लोकल पुलिस को फोन किया था। लोकल पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद ली थी और फायर ब्रिगेड की 2 अलग अलग जो टीमें थी वो पहले चौथे माले पे दरवाजा खोल के ऊपर पहुंची और फिर से नीचे एक जो टीम थी उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की थी
और किसी तरह से बातों में लेके ये जो 21 साल जो लड़की थी वो सुसाइड करने की जो कोशिश कर रही थी उसको रोका और फिर उसको बचा लिया गया है। पर्सनल मामलों की वजह से इसने सुसाइड की कोशिश की थी। लोकल पुलिस जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है। जी यूनुस, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पटना से। पटना में प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान कई लोग घायल भी हो गए। प्रदर्शनकारियों पर आखिरकार पुलिस का गुस्सा क्यों फूटा, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन की ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। यह हंगामा विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हो रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। साथ ही अग्निवीर योजना खत्म करने की मांग की जा रही है। अपनी मांगों के समर्थन में बिहार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा तक मार्च करने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं है। पुलिस की कोशिशों के उलट प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़पें हुई। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गुत्थम गुत्थी हो रही है। पुलिस लाठियां चला रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा तक मार्च करने पर उतारू थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। इनमें कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। उधर से रुड़ाबाजी में लगता है मार दिया है। ये जो प्रदर्शन चल रहा है उसी में प्रदर्शनकारियों की तरफ से वार किया गया। कहाँ पोस्टेड है? हम BMP 5 में अभी हैं। BMP 5 में है। और बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। अब पेपर लीक में दोषी पाए गए तो 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बिहार में पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सरकार ने विधानसभा से बाहर लोक परीक्षा विधेयक पास करा लिया है। इस कानून के तहत आरोपियों को 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था किया गया कि कोई भी परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना और किसी तरह की अव्यवस्था फैलाना, नियुक्ति में या किसी परीक्षा में उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इस कानून से छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। जो मेधावी छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, जो लगनशील छात्र हैं, जो मेहनत के बल पर सफलता हासिल करना चाहते हैं, नियुक्तियों और नामांकन के परीक्षाओं में अपने भरोसे सफल होना चाहते हैं, वैसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। सुप्रीम कोर्ट से खबर, जहां शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल शंभू बॉर्डर खोलने पर रोक लगा दी है। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग है, बड़े बड़े बैरियर लगे हैं जिसे पार कर पाना मुश्किल है। शंभू बॉर्डर मामले पर हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की, जिसके बाद यहां यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही एक स्वतंत्र समिति गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि किसान सामाजिक संस्था और सरकार के अधिकारी इस समिति में शामिल किए जाएं और जल्द से जल्द मसले का हल खोजें। पंजाब को समिति में नहीं रखने की हरियाणा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पंजाब और हरियाणा के बीच लड़ाई नहीं चाहते। हरियाणा ने कहा कि अगर पंजाब रास्ता खोलता है तो वो भी सीमा खोलने के लिए तैयार है। इस पर पंजाब ने कहा कि उसकी ओर से रास्ते खुले हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 3 कानून वापस लेने की मांग थी जो मान ली गई, जिसके बाद फिर से नई मांगे शुरू हो गयी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको किसानों से बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग को अनिश्चित काल के लिए बंद करके आम जनता को असुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती। इस मामले में अब 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। राहुल गांधी से किसानों की मुलाकात को लेकर हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। उससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उसे सुलझा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के मुताबिक उनसे किसान मिलना चाहते थे, तो उन्होंने संसद परिसर के अपने दफ्तर में उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। किसानों से डर क्यों राहुल जी? क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया राहुल? यानी रीजन, कोई रीजन बता रहे हैं क्या वजह किसान जैसे लोग कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए,
Rahul ji, will you take this इसको up? सदन में उठाएंगे सर आप इसको सदन में उठाएंगे But क्या will इस you बात take को this कि up? एलओपी अपने गेस्ट को नहीं बुला सकते? I'll discuss it with CEO. राहुल के दफ्तर के मुताबिक मीडिया में खबर आने के बाद उनको जानकारी दी गई है कि किसानों को अंदर आने के लिए उनके पास बनाए जा रहे हैं। अब राहुल के चैम्बर में होगी मुलाकात। आइए आपको सुनाते हैं कि बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। जो अन्याय हुआ सबको, बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। और झारखंड में सभी सियासी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, तो बीजेपी ने चुनाव के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। देखिए TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर। झारखंड की सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी की नई रणनीति तैयार है। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएम फेज घोषित नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी झारखंड चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाएगी। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार वो प्रदेश के बड़े और कद्दावर नेताओं को भी चुनाव में उतारेगी। लोकसभा चुनाव में हारे नेताओं पर भी पार्टी दांव लगाएगी। खबर यह भी है कि झारखंड में बीजेपी विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान जल्द करने वाली है, ताकि उम्मीदवारों को प्रचार का पूरा समय मिल सके। इसके अलावा इस बार बीजेपी आदिवासी सीटों पर भी पूरा जोर लगाएगी। आदिवासी जनजातियों की भी कैटेगरी बनाई गई है। संथाल, ओरांव, हो, मुंडा जनजाति बहुल सीटों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार होगी। ऐसी सीटों पर जनजातियों से आने वाले बीजेपी के बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा जाएगा। बीजेपी ने सोरेन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की रणनीति बनाई है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी पार्टी के एजेंडे में रहेगा। तो बांग्लादेशी मुस्लिमों द्वारा आदिवासी लड़कियों से शादी के बाद उनकी जमीन हड़पने का मुद्दा भी उठाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की है। 60 सेकंड में ये खबर समझिए। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में आज एक बार फिर बीजेपी के आला नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने करीब पौने 2 घंटे मंथन किया। कल से दिल्ली में बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बड़ी बैठक भी होनी है। इस मीटिंग में पूरे देश से बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री शिरकत करेंगे। इस बैठक से पहले आज राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने पूरा एजेंडा तय किया। सूत्रों के मुताबिक संगठन मंत्रियों की बैठक में चर्चा करने वाले विषय, एजेंडा और मुद्दे तय किए गए। तो बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर भी चर्चा होने की संभावना है। संगठन मंत्रियों की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा भी होगी। लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। पार्टी को सबसे ज्यादा यूपी के नतीजों ने निराश किया। तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी उम्मीद से कम सीटें आईं। ऐसे में संगठन मंत्रियों की मीटिंग में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में संगठन से जुड़े कई बड़े फैसले हो सकते हैं। और इस वक्त राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 26 जुलाई को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने का यह मामला है। सुल्तानपुर कोर्ट में पिछली बार संसद सत्र का हवाला देकर पेश नहीं हुए थे, लेकिन अब 26 जुलाई को सुल्तानपुर में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी, ये जानकारी मिल रही है। चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, उसी को लेकर यह मामला दर्ज है, जिसमें अब पेश हो सकते हैं 26 जुलाई को। आंध्र प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी दिल्ली में धरना दे रहे हैं। उनके धरने का कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया। देखिए रिपोर्ट।
तस्वीरें जंतर मंतर पर जगन मोहन रेड्डी के धरने की हैं। चंद्रबाबू नायडू सरकार के खिलाफ जगन मोहन धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में 50 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। ऐसा लगता है जैसे आंध्र प्रदेश में लोकतंत्र नहीं बचा है। इस धरने में आज उन्हें कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचे और बदले वाली राजनीति को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। तो शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने भी धरने में शिरकत की। संजय राउत ने कहा कि सिर्फ 45 दिनों में आंध्र प्रदेश में खून की नदी बह रही है। ऐसे में चंद्रबाबू सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर से जुड़ी ये बहुत अहम खबर है। एसपी, एएसपी समेत पुलिस अफसरों पर चलाया जाएगा केस। पुलिस वालों को कोर्ट ने हत्या का आरोपी बनाया। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है। 2017 में हुआ था गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर। ध्वज आर्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरोपी पुलिस अफसरों पर केस चलाने की अब तैयारी है। ध्वज, ये पूरा मामला था क्या, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, जून 2017 का ये पूरा मामला है जब राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर जिसमें 10 लाख रुपए का इनाम था, आनंद पाल, उसका एनकाउंटर किया गया था चूरू के बालासर में। और उस एनकाउंटर को जो सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी थी उसको कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। जोधपुर हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो ये 4 बड़े पुलिसकर्मी हैं, यानी कि जो तत्कालीन चूरू के एसपी थे राहुल भारत और तत्कालीन एडिशनल एसपी थे विद्या प्रकाश और उसके साथ साथ में डीएसपी सूर्य सिंह राठौड़ और आरएसी के हेड कांस्टेबल कैलाश को चारों के ऊपर 302 के तहत जो है मुकदमा चलेगा। यानी कि जो एनकाउंटर हुआ था तो 24 जून 2017 की रात, यानी कि उस वक्त जो है वसुंधरा राजे की सरकार थी और उस वक्त रात को एनकाउंटर किया गया था। और उस एनकाउंटर के तहत जो उनके एडवोकेट हैं राज कंवर, जो कि आनंद पाल की पत्नी है, उनके एडवोकेट भंवर सिंह है, उन्होंने बताया है कि ये जो एनकाउंटर हुआ था, इस एनकाउंटर के तहत जो आनंद पाल के जो भाई थे उन्हें पुलिस कर्मियों ने ये कहा कि आप सरेंडर करा दीजिए और उसके बाद में हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। और जैसे ही उन्हें ऊपर लेके गए, आनंद पाल ने जब सरेंडर कर दिया तो उसके बाद में उसकी पिटाई की गई और उसे गोलियों से भून दिया गया। यानी कि इस एनकाउंटर को जो है पूरी तरीके से फर्जी माना है। और धारा 302 यानी कि जो आईपीसी की धारा लगती थी उस वक्त, जो 302 के तहत इन्हें मुजरिम माना है और उनके खिलाफ जो है ये पूरा मामला चलेगा अब हत्या का। तो ये बड़ा फैसला जोधपुर हाई कोर्ट की तरफ से आया है आनंद पाल के मामले में। आनंद पाल के बारे में बता दें कि राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर था और हत्या, फिरौती, अपहरण, लूट जैसी वारदातों पर ये सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता था। एसओजी की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई थी। और ये बहुत शुक्रिया ध्वज आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। जोधपुर हाईकोर्ट का ये बहुत अहम फैसला जिसमें अब जो आरोपी पुलिस वाले हैं उन पर हत्या का मुकदमा चलेगा। इस एनकाउंटर को माना गया है फेक एनकाउंटर। मराठा नेता मनोज जरांगे की गिरफ्तारी के लिए पुणे की अदालत ने वारंट जारी किया है। क्या ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुणे कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं होने के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। मामला 2013 का बताया जाता है। जरांगे पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप है। मनोज जरांगे और 2 अन्य आरोपियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज पर नाटक के मंचन के लिए शुभ राजे नाम के शख्स से 6 शो के लिए 30 लाख रुपए की पेशकश की थी, जिसमें उन्हें सिर्फ 16 लाख रुपए मिले, बाकी अब तक नहीं दिए गए। इसी मामले में शंभू राजे ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। जरांगे सुनवाई की तारीख पर हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया। इस बीच मराठा आरक्षण आंदोलन के तहत अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने अपना अनशन स्थगित करने की घोषणा की है। इस घोषणा की वजह जरांगे ने रात में सलाइन दिया जाना बताया है। कहा है कि सलाइन लगाकर अनशन करने का कोई मतलब नहीं है। जरांगे ने राज्य सरकार को 13 अगस्त तक मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। सीमा पार फेसबुक वाले दोस्त से प्यार और फिर जालसाजी कर पाकिस्तान फरार। ये कहानी है मुंबई की। मुंबई पुलिस एक ऐसे ही मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बाबर और नगमा और सनम एक साथ हैं। नगमा की उम्र 23 साल बताई जाती है।
कहा जा रहा है पाकिस्तानी बाबर के साथ नगमा का फेसबुक वाला प्रेम हुआ और फिर जालसाजी कर नगमा ने फरवरी 2024 में ऑनलाइन निकाह किया। नगमा पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जाने के लिए फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। नगमा नूर मकसूद अली ने साल 2015 में अपना नाम बदलकर सनम खान रखा। नगमा की 2 बेटियां भी हैं और उसने अपनी बेटियों के दस्तावेज भी अपडेट किए हैं। ठाणे शहर के लोकमान्य नगर इलाके में ये वही डिजिटल सेवा केंद्र है जहां पर नगमा ने अपना नाम बदलकर सनम रखवाया था और उसके बाद में उसने यहीं पर गजेटिंग कराई थी। यहीं पर उसने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और अपनी बेटी का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको बनवाया था और उसको लेकर ठाणे की वर्तक नगर पुलिस ने इस डिजिटल सेवा केंद्र पर जो शख्स जिसने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए थे उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया है। इसके बारे में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में, उसका आगे भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। ठाणे के फर्जी पासपोर्ट के इस मामले की जांच के दौरान पता चला है कि बाबर, जिससे नगमा ने निकाह किया है, वो रावलपिंडी के एक होटल में काम करता है। अपनी मां की तबीयत खराब होने पर वो 17 जुलाई को मुंबई लौटी है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने नगमा और सनम की मां से बातचीत की। ससुराल है उसका, तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे जाना चाहती है, जाके भी आई है, मिल के भी आई है सबसे, तो बहुत अच्छे हैं। तो अभी ससुराल है, बच्चों का वहाँ पे एडमिशन किया है, तो उसको जाना तो पड़ेगा। वहाँ किससे शादी की, कैसे संपर्क हुआ? आप लोग मुंबई थाने में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं? हाँ, फेसबुक पे हुआ कांटेक्ट उसका 2021 में, और कांटेक्ट में 21 से लेकर 22 तक उसने बात की, 22-23 तक। फिर उसके बाद में 23 में हमको बताया, हमने 1 साल तक बात की उनके फैमिली से, घर वालों से, 3 साल तक उनके कांटेक्ट बात हुई है। उसके बाद में फिर फैसला किया कि बच्चे राजी हैं तो कोई बात नहीं, शादी कर दो। तो हमने फिर पासपोर्ट बनवाया, और पासपोर्ट हमारा कोई ऐसा लीगल कोई चीज़ नहीं है, सब लीगल काम है। अगर अनलीगल होता तो पुलिस को पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी ये चीज़ की, कभी आप अनलीगल हो, क्योंकि 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हमारी इंक्वायरी हुई है वर्तक नगर में, तो सब कुछ क्लियर था, तभी हमको वीज़ा मिला है। उसके बाद में मेरी बेटी को वीज़ा मिला, मेरी बेटी गई, नाम भी ऑनलाइन चढ़वा दिया था मेरी बेटी ने। ऑनलाइन चढ़ने के बाद में 15 दिन के बाद तो ना वो मिलता ही है, पेपर कोई भी दोगे तो मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं है जैसे लोग मतलब सोच रहे हैं। और अहम खबर है, पश्चिम बंगाल में नीट परीक्षा पर प्रस्ताव पास हो गया है। विधानसभा में ममता बनर्जी की सरकार ने यह प्रस्ताव पास किया है। नीट परीक्षा से राज्य को अलग रखने का यह प्रस्ताव है। राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। यूपी के हापुड़ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। वसीम नाम के शख्स पर नाम बदलकर महिला से रेप और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप है। हापुड़ के रहने वाले इस युवक पर महिला ने संगीन आरोप लगाया है। ये युवक अपना नाम राहुल बताता था, लेकिन इसका असली नाम वसीम मोहम्मद नूर मली है। इसने इंस्टाग्राम पर हिंदू महिला से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाया। उसके बाद महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाकर वो इसे ब्लैकमेल करता रहा। अब वसीम की नजर महिला की बेटी पर है। महिला का आरोप है कि वसीम उसकी बेटी को भी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, उसे बेचने की बात करता था। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। से सारी डिटेल पूछी तो इसने मुझे कहा कि मेरा नाम राहुल नहीं है, ब्लैक कमांडो नाम से मैं आईडी से तुझे फंसाया, और मेरा पूरा नाम है वसीम मोहम्मद नूर मलिक, मैं मुताफरे का रहने वाला हूँ। जब मुझे पता चला था तो इसके बाद ये बरोला में मुझे रहता रहा। वहाँ पे मतलब मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगा कि अपनी बेटी का मतलब नमाज पढ़वाओ, उसे मदरसे में भेजो, और मेरे बिना मर्जी के, मेरे बिना परमिशन के मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में उसने नाम चेंज करवा दिया। मेरी वीडियो दिखाई, अगर किसी से कुछ कहा तुमने तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वीडियो वायरल कर दूंगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी विधायकों के बीच तीखी बहस हुई है। बंगाल विधानसभा परिसर में तपन चैटर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच हुई ये बहस। विधानसभा परिसर में सुरक्षाकर्मी के जाने का एक पूरा मामला था, जिस पर बहस शुरू हो गई। स्पीकर ने सुरक्षाकर्मी की एंट्री पर रोक लगाई है।
पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय का टीएमसी पर हमला। शुभेंदु अधिकारी के साथ तपन चटर्जी ने बदसलूकी की। अमित मालवीय की ओर से कहा गया, कैमरे के सामने विधायक ने गाली दी। ममता बनर्जी तपन को इनाम देंगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पूरा मामला क्या? तो रविशंकर दत्ता का रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर अमित मालवीय की भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी के जो नेता है तपन चैटर्जी, उन्होंने बदसलूकी की। कैमरे के सामने विधायक ने गाली दी, ये आरोप लगाया और कहा कि अब इसके बाद ममता बनर्जी तपन को इनाम देंगी। विधानसभा परिसर में शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी नेता के बीच कैसे तीखी बहस हो रही है, ये सब कुछ कैमरे पर कैद हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विवादों में रही ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कई बार समन के बाद भी वो पुलिस के सामने पेश नहीं हो रही हैं। पूजा का मोबाइल भी बंद है। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पूजा के खिलाफ दूसरा समन भी जारी किया गया है, लेकिन वो पेश नहीं हो रही है। पूजा का मोबाइल नॉट रीचेबल है, ना तो वो पुणे पहुंची है, ना ही मसूरी गई है। पूजा कहां है, किसी को पता नहीं। पूजा को 17 जुलाई को पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पेश होना था। 2 समन के बावजूद वो वहां नहीं पहुंची। पुणे के कलेक्टर पर लगाए गए शोषण के आरोप में भी वो बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। पूजा को 23 जुलाई तक मसूरी ट्रेनिंग अकादमी में जाना था, लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंची। पूजा वाशिम से अहमदनगर और पुणे के बीच जाने वाले हाईवे से गायब है। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। विकलांगता सर्टिफिकेट मामले में भी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस पुणे के YCM अस्पताल ने सर्टिफिकेट जारी किया था, अब उसकी जांच होगी। विकलांगता सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर्स, सहायकों के खिलाफ भी जांच होगी। ये जांच की जाएगी कि इस पूरे मामले में अस्पताल की कोई भूमिका तो नहीं है। अगर जांच में डॉक्टर और दूसरे मददगार दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है। अपने लिए VIP ट्रीटमेंट मांगकर खुद विवादों में घिरी पूजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली में UPSC द्वारा दर्ज FIR के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।